एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस का थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 और ये हमारे सेमेस्टर 3 में है। सारे यूजी कोर्सेज के लिए कंपलसरी है ये। चलिए सिलेबस देख लेते हैं नीचे की कौन कौन से चैप्टर आने वाले। लेसन 11 आने वाले जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स थ्रेट। Lesson 12 Biodiversity and its Conservation. Lesson 13 Sustainable Development and Sustainability. Lesson 14 Global Environmental Issues. Lesson 15 Environmental Law and Environmental Legislation in India. Next chapter है हमारा Human Communities and the Environment. Lesson 17 is Environmental Movements in India. Lesson 18 है Disaster Management. और लास्ट चैप्टर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो ये कुछ चैप्टर आने वाले हैं हमारे सेमेस्टर 3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, लेसन 11। इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स थ्रेट। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। तो बेसिकली पहले हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फ्लोरा और फौना होते हैं। अकॉर्डिंग टू E.O. विल्सन, उन्होंने 1988 में डिफाइन किया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी एक पार्ट ऑफ नेचर है जिसके अंदर डिफरेंट जीन्स होंगे डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर, जिससे रिचनेस होगी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ में डिफरेंट स्केल्स में स्पेस में, जैसे कि लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कंट्री वाइज, ग्लोबल वाइज, और वेरियस टाइप के इकोसिस्टम भी रहेंगे जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एक डिफाइंड एरिया में ये सब होगा। तो बायोडाइवर्सिटी हम क्या पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, इसके लेवल्स पढ़ेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे एंड कंजर्व कैसे करना है उसको हमें। टाइप्स में हमारे आ जाएंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी वो होता है कि जब हमें वेराइटी ऑफ जीन्स एक स्पेसिफिक स्पीशीज में मिल जाए या विद इन लेवल ऑफ इंडिविजुअल मिल जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक फॉरेस्ट एरिया है हमारे पास, ठीक है। उस फॉरेस्ट में हमारे पास वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, जैसे कि ओक ट्री, पाइन ट्री, मेपल ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉरेस्ट में बहुत सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी है क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स। ये जो टाइप्स होता है इसका मतलब इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग अलग जीन्स अलग अलग ट्री बना रही है। इस जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या है कि इससे न्यू ब्रीड बनती है, न्यू क्रॉप्स की, और डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स दिखती है हमें। इसके बहुत फायदे भी रहते हैं। नेक्स्ट है स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ये होता है नंबर, ये कितने डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं पर्टिकुलर एरिया में। ये डाइवर्सिटी हमें नेचुरल और एग्रीकल्चर दोनों इकोसिस्टम में दिखती है। हम एक इकोसिस्टम का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम मान लो। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में हमें क्या दिखेगा कि उसमें कितने सारे प्लांट्स हैं, नहीं, वहाँ पे क्या करते हैं फार्मर्स, इसके अंदर वो लोग एक ही लैंड पे एक ही टाइप का क्रॉप उगा देंगे, मतलब मोनोकल्चर कर देंगे। मोनोकल्चर मतलब सेम एरिया पे, एक बहुत लार्ज एरिया पे वो एक ही टाइप की सेम क्रॉप उगा देंगे, जिससे वो जो चांस होता है वो रिड्यूस हो जाता है और प्लांट्स उगाने का। सेम पैच ऑफ लैंड पर अगर वो सेम पैच ऑफ लैंड पर अलग अलग क्रॉप उगाएंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बट ये नहीं करते। इसलिए एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में बहुत कम स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेंगी। जितनी हमें नेचुरल इकोसिस्टम मिल सकती है उससे लेस हमें यहाँ मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एरियाज होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होती है उन्हें हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। और जो कंट्री होती हैं जिनमें हाई स्पीशीज रिचनेस होते हैं और जिनमें हॉट स्पॉट बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी नेशंस। और इंडिया वर्ल्ड के 15 नेशंस में से एक है।
जो एक्सेप्शनली रिच है स्पीशीज डाइवर्सिटी में। ऐसा बोला जाता है कि 1000 मेजर इको रीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और 200 जो हैं वो रिचेस्ट, रेयरेस्ट, मोस्ट डिस्टिंक्टिव नेचुरल एरियाज है, और इन 200 को ग्लोबल 200 कहा जाता है। नेक्स्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है हमारा। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक जोग्राफिकल एरिया जिसमें अपने ही हैबिटेट के लोग रहते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं। जैसे कि एक कंट्री हो गया, इसमें बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम देख सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, ये बहुत सारे इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे वैरायटी के हमें मिल जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स, यानी फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी। क्या मेथड हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के हमें देखने के कम्युनिटी लेवल पे? पहला है हमारा अल्फा डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी के अंदर हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर बहुत सारे स्पीशीज मिलेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, एक पॉन्ड है, उसमें हमें क्या मिलेगा? वैरायटी ऑफ फिश, जैसे कि गोल्ड फिश, कोई, कार्प, ये बहुत सारे टाइप के फिशेज हमें एक ही पॉन्ड में मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉन्ड में अल्फा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है बीटा डाइवर्सिटी। इसके अंदर देखते हैं हम कि डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट कंपोजिशन के स्पीशीज में हम कंपैरिजन करते हैं। इधर मेजर होता है कि एक स्पीशी दूसरी कम्युनिटी में कितने ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंपेयर करें प्लांट कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को जो मिडो में रहती है, और यही प्लांट कम्युनिटी, यही एक स्पीशी जो फॉरेस्ट में रहती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे इधर हमें, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे, बट हमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स मिलेंगे जो बहुत कॉमन है, जो मिडो में भी है और जो यहाँ फॉरेस्ट में भी है। मतलब ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा एक ही स्पीशी का डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी में, मतलब उस जगह की बीटा डाइवर्सिटी बहुत लो है। जितनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटी होंगी दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उतना ज़्यादा बीटा डाइवर्सिटी हमें मिलेगा। गामा डाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है? गामा डाइवर्सिटी टोटल कितने लोग रहते हैं एक जोग्राफिकल एरिया में, मतलब अल्फा प्लस बीटा में कितने लोग रहते हैं, कितने स्पीशीज रहते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में कितने लोग रहते हैं, कितने स्पीशीज रहते हैं। एक पर्टिकुलर मे बी अफ्रीका में कितने लोग रहते हैं, कितने स्पीशीज रहते हैं, वो हमारा गामा डाइवर्सिटी हो गया। नेक्स्ट है बायो जोग्राफिक क्लासिफिकेशन इंडिया का। हमारी इंडिया डिवाइड होती है 10 मेजर रीजन, जोग्राफी, क्लाइमेट, पैटर्न ऑफ वेजिटेशन, जो कम्युनिटीज़ में, मैमल्स में, बर्ड्स में, इन सब में दिखती है। और ये रीजन्स में बहुत सारे इकोसिस्टम मिल सकते हैं हमें, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक्स, रिवर, माउंटेन, हिल, जिसमें स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जैसे कि इस में हम देख सकते हैं इस मैप की कि कितने डिफरेंट बायो जोग्राफिकल रीजन हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो डिफरेंट वैल्यू होंगी, क्योंकि इतना बड़ा है हमारा तो इससे डिफरेंट वैल्यू होंगी। जो वैल्यू होंगी वो क्या वैल्यू करती हैं ह्यूमन को, हमारे यूज़ में क्या आती है? फर्स्ट है कंजम्पटिव वैल्यू। बायोडाइवर्सिटी एक रिक्वायरमेंट है ग्लोबल फूड सप्लाई को लेके। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच है, इतनी वैरायटी है, तभी हम फूड ले सकते हैं। जैसे कि मेन सोर्स क्या है हमारे खाने के लिए? एनिमल्स, फिश, प्लांट प्रोडक्ट्स, और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं ह्यूमन एज अ फूड, और फ्यू एनिमल स्पीशीज भी कंज्यूम करते हैं लोग,
जो आते हैं कैटल, पिग्स, शीप्स, गोट्स, बफेलोज, चिकन, डक्स, गीज, टर्की स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल फिश। फिश एक मीन वाटर फिश है जो पॉन्ड से मिलती है। बेसिकली इजराइल और चाइना यहाँ पे अपना हाफ ऑफ देयर फिश एक्वा कल्चर्स लेते हैं। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फिश खाते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या हो गया, ड्रग्स और मेडिसिन। अबाउट 75% वर्ल्ड की हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है प्लांट और उसके एक्सट्रैक्ट मेडिसिन के लिए। एक ड्रग है पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स में यूज़ करती है, जो डिराइव होता है फंगस से, जिसका नाम पेनिसिलियम है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एज अ फ्यूल, हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, जो कि एक प्रोडक्ट है इतने रिच वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव वैल्यू। प्रोडक्टिव वैल्यू यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब मार्केट में सोल्ड होते हैं। जैसे कि एनिमल की चीज़ है, जैसे कि टस्क ऑफ एलिफेंट, मस्क फ्रॉम डियर, सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, वूल फ्रॉम शीप और गोट, फर ऑफ मैनी एनिमल्स, ये सब ट्रेड होते हैं और सेल होते हैं मार्केट में। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, काला बेर बीन जो ट्रेडिशनली यूज़ होता है पॉइजन वेस्ट अफ्रीका में, और जो डेजी प्लांट्स पहले यूज़ होते थे लीफ की रेमेडी में मिडिल ईस्ट में, जिससे डिस्कवरी हुई पायरीथ्रम। नेक्स्ट आता है सोशल वैल्यू। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये हमारे सोशल लाइफ, रिलीजन, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ प्लांट्स सीक्रेट होते हैं कंट्री के लिए, जैसे तुलसी जी, मैंगो लीव, बनाना लीव, ये सब बहुत सीक्रेट है। लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनकी पूजा भी की जाती है, इनसे हम पूजा करते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, स्नेक्स, बुल्स, पीकॉक, इनकी भी एक प्लेस है स्पिरिचुअलिटी की इंडिया में और बाहर भी। नेक्स्ट है हमारा एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू हमें पता नहीं है कि उसको हम कैसे यूज़ करें, बट हमें पता है कि ये फ्यूचर में इससे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, डोडो एक स्पीशी है जो अब नहीं रहा, बट ह्यूमंस कुछ भी डराइव नहीं कर सकते कंगारू से या जिराफ से, बट हमें फील होता है कि हमें प्रिजर्व करना रखना चाहिए, इन्हें भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हमें राइट है तो इन्हें भी राइट है जीने का नेचर में। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू यानी कि जैसे हम जब हमारे हॉलीडेज होते हैं तो हमें वाइल्ड लाइफ देखना, वहाँ पे स्पेंड करना मनी बहुत अच्छा लगता है, और इसे कहते हैं इको टूरिज़्म। एक स्टडी है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट साइकी में, जिसको अंडरटेक किया था कपलन एंड कपलन 1989 में, जिसके अंदर उन्होंने फाइंड आउट किया था कि नियर फ्यूचर में स्ट्रेस के लिए लोगों के लिए लोग जाएंगे यहाँ पे, यानी कि एनवायरनमेंट में, क्योंकि लोग क्लोज एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, और जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस करके, जो जॉब एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे स्ट्रेस होता है, इलनेस आती है, तो इसलिए यहाँ पे आएंगे और अपना स्ट्रेस रिलीव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। क्या थ्रेट्स रहते हैं हमारे, जैसे हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है, ये सब एक्सटेंट क्यों हो रहे हैं स्पीशीज़। फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न, पोचिंग करनी, ये सब कुछ मेन रीज़न रहे हैं। पहली चीज़ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और चेंज इन लैंड यूज पैटर्न जो है, ये अराउंड 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स साइंस को पता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अराउंड 25% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे 20 to 30 ईयर्स में, मतलब मेगा एक्सटेंशन हो जाएगा स्पीशीज़ का, क्योंकि हमारी वजह से। और इसके कुछ रीज़न भी नीचे स्टेटेड हैं, जैसे कि जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स होते हैं उनको हमने चेंज कर दिया है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। जो नेचुरल वेटलैंड्स है उनको ड्रेन कर दिया और उन पे क्रॉप लगा दी, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स अब कहाँ रहेंगे। जो मैनग्रोव्स है उनको भी क्लियर कर दिया फ्यूल के लिए,
फार्मिंग के लिए उनको भी हटा दिया, ग्रासलैंड को भी चेंज कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जाती थी। नेचुरल फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होती है टिम्बर के लिए, टीक के लिए, साल के लिए, और इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और बफर जोन और फॉरेस्ट एरिया भी डिक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज उतने फॉरेस्ट डिक्रीज होंगे, और इसकी वजह से इतने रिपीटेड फायर्स हो रहे हैं। लोकल गेजर्स जला देते हैं जिससे उनको लगता है कि जो ग्रास है उसकी ग्रोथ हो जाती है, बट रीजनरेशन जो होता है ग्रास का वो रिड्यूस हो जाता है। इंट्रोड्यूस कर देते हैं लोग एग्जॉटिक बीज जैसे कि लांटाना, इस सब से एक्सपेंशन तो हो जाता है, बट क्या होता है जो इंडिजीनियस इंटरग्रोथ हो जाती है स्पीशीज़ की वो कहाँ रहे अब। और कुछ ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स होते हैं जैसे कि स्लैश और बर्न हिमालयाज में, इसकी वजह से भी बहुत बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ओवर हार्वेस्ट करना फिश को, जैसे कि बोट्स चल रही हैं उसकी वजह से फिश को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकंड, पोचिंग, ये मेन थ्रेट है एनिमल्स को। लोग अपने इकोनॉमिक जो बेनिफिट है उसके लिए लोग उनकी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि स्किन और बोन्स टाइगर के लिए लेते हैं, आइवरी एलिफेंट के लिए लेते हैं, अपने यूज़ के लिए, बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए वो ये सब ले लेते हैं और उनका तो फ़ायदा, बट एनिमल्स को मेन थ्रेट है ये। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं क्योंकि हम हमेशा डेंजर में डाल देते हैं वाइल्ड लाइफ को अपनी वजह से। जैसे कि संबलपुर में उड़ीसा में 195 ह्यूमन वो लास्ट 5 इयर्स में एलिफेंट ने मार दिया था, और इसी के रिवेंज में विलेजर्स ने 98 एलिफेंट को बैडली इंजर कर दिया था और किल भी कर दिया था, और मोर देन 30 एलिफेंट्स इंजर्ड हो गए थे। यही होता रहा, अगर वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी मारेंगे, ये रिवेंज की भावना हमेशा ही रहती है। नेक्स्ट क्या है, इंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीशीज इंडिया में कैसे होते हैं। जो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जिनकी एग्जिस्टेंस डेंजर में है, मतलब कि हमारी वजह से वो ना के बराबर होने वाले हैं, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। और इनको हमने 4 कैटेगरी में डाला हुआ है, वल्नरेबल, रेयर, इंटरमीडिएट, थ्रेटेंड। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होते हैं जो बस एक वर्ज पे हैं, बस होने वाले हैं एक्सटिंक्ट, उन्हें हम थ्रेटेंड स्पीशीज बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं टाइगर, राइनो, एलिफेंट, कुछ बर्ड जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कुछ एक्सटेंट होने ही वाले हैं। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्रिएट किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट, और इस एक्ट के अंदर प्लांट और एनिमल को कैरेक्टराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू वो कौन से थ्रेट के अंदर है उनके सर्वाइवल के लिए। और ये स्पीशीज जो यूनिक होते हैं उनकी लोकेलिटी के लिए, रीजन के लिए, उन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। जैसे कि इंडियन वाइल्ड एस, एंगुलर, कश्मीरी, स्टैग, गोल्डन लंगूर, पिगी, मेयर हॉक, ये कुछ लोकेलिटी और रीजन के लिए यूनिक हैं। तो इधर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।